हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रवीण सर ने बताया था कि हमारे फिजिक्स की अब सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। तो मैं ये सीरीज़ जो है मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। हमारा पहला चैप्टर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। तो होप सो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और इसके क्वेश्चंस भी आप लोग लगाएंगे, हमारे साथ साथ रिवीजन कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए इलेक्ट्रिक करंट है क्या, समझना। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट है क्या, उससे पहले अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? पहले ये बताइए, अगर आप लोग को कुछ पता होगा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है तो इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे एनर्जी की कई फॉर्म्स होती हैं, जैसे साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। एनर्जी तो जनरल तो है ही है, लेकिन उसके भी कई फॉर्म होते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो एक सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जिसमें कि अब जैसे आपके कोर्स में जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जिसमें हम लोग चार्जेस के फ्लो के थ्रू वेरियस डिवाइसेस जो हैं उनको हम लोग वर्क करवाएंगे। लाइक मोटर, आपके बल्ब, आपकी टेलीविजन, आपके मोबाइल फ़ोन, जो भी है, ये जितने भी डिवाइसेस आप आमतौर पे अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो ज़्यादातर फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट से चलता है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माय फ्रेंड्स कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो देखिए करंट बेसिकली है क्या? करंट बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस है। देखिए जब चार्ज के दो, देखिए चार्ज क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। चार्ज इज नॉट जस्ट, जैसे आपने लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज कहते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा एटम जो होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब होता क्या है कि उन इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि न्यूक्लियस से प्रोटॉन आ जा सकता तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन आ जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से उस एटम के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है। वो प्रॉपर्टी को ही हम लोग चार्ज बोलते हैं। चार्ज इज नथिंग बट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल। तो चार्ज के इलेक्ट्रॉन के आने जाने से उस एटम के ऊपर कुछ उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन गया है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड, हम लोग कहते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया है, या जब वो इलेक्ट्रॉन उस पर आता है तो हम उसे कहते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया है। मतलब वो नेगेटिवली चार्ज करने का मतलब है कि अब वो अपने अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। जब वो न्यूट्रल था उस केस में ऐसा बिहेव नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रॉन के जाने और आने की वजह से वो एक खास तरीके के तरह बिहेव करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। वो चार्ज बन जाता है। अब उसी को हम लोग फर्दर आगे एनायन, केटायन, इसको बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि चार्ज बेसिकली है क्या। अब देखिए, जरूरी नहीं है, ये तो एटम का केस में हो गया, लेकिन होता क्या है मैटर के अंदर, अगर आपने देखा, मान लीजिए लेट से ये कोई मैटर है, मैटर में अंदर आप कोई भी अपने इर्द गिर्द कोई भी सॉलिड बॉडी कंसीडर कर लीजिए। अब उसमें एक एटम तो होगा नहीं, देयर आर नंबर ऑफ एटम्स। तो आप सोचिए कि अगर कोई बॉडी के साथ, जब नंबर ऑफ एटम्स के केस में सारे इलेक्ट्रॉन्स जाएं उनके साथ, मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गए या ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सारे एटम्स पे आए, तो अब वो एटम जो होगा उसके अंदर कुछ फेनोमेना घटित होने लगेगा। वो फेनोमेना क्या होगा? उस फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लाइक जैसे अब देखिए, ये अपने आप नहीं होता है। जो ये मैंने बात बोली है कि चार्जेस गए हैं, इलेक्ट्रॉन गए हैं या इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये अपने आप नहीं होता है। इसको कराने के लिए कुछ और भी हमें एक्सटर्नल फोर्सेस का यूज करना पड़ता है। वो हम अभी आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली पहले ये समझिए कि अगर चार्जेस, लेट से कोई इलेक्ट्रॉन है, ये हमने एक कंडक्टर मान लिया, कोई बॉडी है, कोई मैटर है सॉलिड स्टेट में, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट होकर यहां पे रुका हुआ है और यहां से मूव करते हुए इस जगह से इस जगह पर आ जाए, तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो सिंपली आप ये समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे क्वांटिटिवली कैसे कहेंगे, इसको हम देखते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन यहां लिखी हुई है। इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर और इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट पर काम करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो आ जा नहीं सकते हैं। जा और आ कौन सकता है? जो इस शेल्स में ऑर्बिट्स हैं, उसमें भी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स हैं वो ज्यादा इजिली जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक करंट
इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। अब यहां पे एटम की बात नहीं होगी, एटम के केस में हम इलेक्ट्रिक करंट, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट होता है, दैट विल बी योर एटॉमिक करंट, हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हमारा मैटर कंडक्टर के केस में डिस्कशन है कि अगर कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है तो वो क्या होगा, उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। करंट को अगर मुझे बताना है कि अगर करंट की कोई क्वांटिटेटिवली मुझे अगर डिफाइन करना, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा। लेट्स से ये हमारा कंडक्टर है, यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके यहां से निकल गया, लेट्स से वो निकल गया। अगर मुझे बताना है कि कितना करंट गया है टाइम के रिस्पेक्ट में, अब भाई यहां से यहां जाने में कुछ तो टाइम लेगा, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, कुछ भी तो टाइम तो लेगा ही लेगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में मुझे अगर बताना है कि बताइए भैया करंट कितना गया, तो मैं कैसे बताऊंगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शनल एरिया इमेजिन कर लूंगा। क्या करूंगा, इमेजिन कर लूंगा। अब इसकी जरूरत क्यों है, देखिए दोस्तों, ये डेफिनेशन जो होती है, कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है जो आपके क्लास के लेवल से ऊपर के लेवल की होती है। तो अगर आपको इसको समझना है तो आप ऐसे समझ लो कि हाँ बस हमें एक इमेजिनरी सरफेस इमेजिन करना है जो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्योंकि देखो, इस पूरे कंडक्टर के लिए आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो यहां कंडक्टर तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा। हर क्रॉस सेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग तरीके का होता है। इसीलिए उस सेक्शन पर करंट की इंटेंसिटी भी अलग अलग होती है, वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है। इन जनरल आप समझिए, करंट को हम लोग आई से, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और टी टाइम जो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में लगा। फिर से समझिए दोस्तों, क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो यहां से यहां तक इस सरफेस एरिया को क्रॉस किया है, वो अमाउंट जो इस सरफेस एरिया को क्रॉस किया है, ये सरफेस एरिया है, इलेक्ट्रॉन यहां से घुसा, यहां से निकल गया, वही अमाउंट होगा। दूसरा टी क्या है, कितना समय लिया है, कितना समय। अब आप कहोगे सर इस सरफेस को पार करने में कितना समय, दोस्तों बहुत समय। कभी किसी कोई, जब अभी आप लोग रेजिस्टेंस पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि सरफेस भी, एक सरफेस में किसी इलेक्ट्रॉन को पास होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। अब क्यों लग जाता है वो वहीं पे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि उसको पार करने में काफी सारा टाइम लग जाता है, और कभी किसी केसेस में बहुत जल्दी निकल जाता है। तो ये टाइम, इस फॉर्मूले से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। अब एक दूसरा बात आता है कि अब भैया ये अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हम लोग एटम के अंदर घुस के देख लेंगे क्या, कोई एटम के अंदर घुस के देख सकता है क्या कि कैसे इलेक्ट्रॉन कितना है? नहीं, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा, Q इज इक्वल टू N इंटू E अपॉन T। ये क्या होता है, अब आपको लगेगा ये क्या चीज है। देखो, अगर आपको दुकान पे जाना है, आपको 10 पेन खरीदने हैं, तो आप पूछोगे ना भाई एक पेन का दाम बताओ, तो आप 10 पेन का मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हो। वैसे ही अगर मैं आपको बता दूं कि इस सरफेस से एक तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन पास किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, और आपको एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता चल जाए, तो क्या आप टोटल चार्ज नहीं निकाल लोगे? माय फ्रेंड्स, ये वही है। एन क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस सरफेस से पास हुए हैं। ई क्या है, ई है चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। कितना होता है भाई, अगर आप लोगों को पता होगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। सो अगर आपको एन दिया हो, टी सेकंड में लेना है, ई कूलम्ब में लेना है, एन नंबर है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, टी आपको सेकंड्स में लेना है। इस सब को अगर आप पुट कर देंगे तो आपको जो आई की वैल्यू मिलेगी उसकी यूनिट होगी, दैट विल बी योर इन एम्पियर। होप सो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहां पर 2 एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके साथ साथ वाटर करंट और विंड करंट भी होता है। वाटर करंट क्या होता है, पानी में जो लहरें होती हैं वो भी हम उसे एक बोलते हैं वाटर करंट, हम उसे बोल सकते हैं कि वाटर करंट है। अब आप कहोगे क्यों, आप देखेंगे कि सारी की सारी जो लहरें होती है वो एक दिशा में चलती हैं। आप कभी गौर नहीं किए होंगे, वो बात की बात है, जितनी भी पानी में लहरें होती है वो सब छोटी या बड़ी वो एक दिशा में चलती हैं। और अगर विंड करंट की बात करें तो हवा भी एक दिशा में चलता है।
उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, अगर दीवार वगैरह से नहीं टकरा रही है तो बात की बात है, नहीं तो अगर आप देखोगे तो उसकी भी एक डायरेक्शन होती है। तो ये करंट, उनको भी हम लोग करंट की ही एक एनालॉजी में हमने रखा है कि उसे भी हम लोग एक करंट ही बोलते हैं माय फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ आते हैं अब हमारे डिस्कशन का अगला पार्ट जो है, करंट तो आप जान गए, अब हम समझते हैं व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो। किन कारणों की वजह से ये जो कंडक्टर में अभी मैंने बोला है अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से घुसेगा दूसरी जगह से निकल जाएगा, एक इंच से जाएगा दूसरी इंच से निकल जाएगा, लेकिन क्या कारण क्या है, क्यों ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? तो मैंने बताया था उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है या कुछ और भी कारण होते हैं जिसका कारण की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है। ये इलेक्ट्रॉन के मोशन को चलाता कौन है? भाई इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करेगा, कारण क्या है उसके पीछे का? तो चलिए उस कारण को समझते हैं, वो कारण है क्या। माय फ्रेंड्स, आपने इसको एग्जांपल से समझते हैं तब हम इसको बेसिकली समझ पाएंगे। आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके पास घर में, आप मान लीजिए आपके पास दो टैंक है, एक है टैंक ए और दूसरा है टैंक बी। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या कारण है कि फ्लो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर या एक इंच से दूसरे इंच पर मूव करता है, फ्लो करता है। अब हम मान लेते हैं इसमें पानी भरा हुआ है यहां तक और इसमें पानी भरा हुआ है यहां तक। तो एक कॉमन सेंस है कि पानी जो ऊंचाई पे रखा होगा उससे पानी जो नीचे रखा होगा, जो लोअर लेवल पर होगा, पानी अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करने लगता है। यहां से मूव करके ये पानी यहां से उठ के यहां तक आने लगेगा। इस टैंक ए से टैंक बी में पानी फ्लो करने लगेगा। अब जो ड्राइविंग फोर्स, जो फिनोमेना यहां पर काम कर रहा है, वही सेम एज इट इज काम करता है कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने में। तो कहोगे कि सर यहां पर कौन सा फिनोमेना काम कर रहा है? यहां पर काम कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस की वजह से ये पानी यहां से यहां की तरफ फ्लो कर रहा है। तब आप कहेंगे कि सर एनर्जी डिफरेंस कैसा? आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में कि एक एनर्जी होती है जो कि किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी बॉडी के द्वारा एक्वायर की जाती है, दैट विल बी योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही ये बॉडी, यहां पानी जो भरा हुआ है, इसके अंदर भी कुछ अमाउंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि डिफरेंस है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, पानी जो होता है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है। तो उसको यहां पर हायर एनर्जी मिल रही थी, इसीलिए वो इस टैंक बी की तरफ मूव कर रहा है ताकि उसको लोअर एनर्जी लेवल पे आना पड़े। अगर इस टैंक बी को आप उठा के ऊपर रख दीजिए, इस टैंक ए के ऊपर, आप लिख के ले लीजिए, पानी फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी इससे भी ऊपर हो गई, उससे ज्यादा हो गई। वो क्यों मूव करेगा? वो नहीं मूव करेगा, हायर से लोअर की तरफ उसको मूव करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट के केस में क्या होता है, ये लेट्स से ये हमारा कंडक्टर है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहां से यहां मूव तभी करेगा जब उसको यहां पर एनर्जी डिफरेंस मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर क्या यहां भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? नो माय फ्रेंड्स, वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यहां पर रोल नहीं है। यहां पर दूसरी एक एनर्जी होती है, अब उस एनर्जी का डिस्कशन का पार्ट हमारा नहीं है, लेकिन वो जो एनर्जी डिफरेंस है वो हम क्रिएट करते हैं सेल या बैटरी की मदद से। जब हम किसी कंडक्टर को बैटरी या सेल से जोड़ते हैं तो बेसिकली अगर आप एक इंड जोड़ दो दूसरा इंड ना जोड़ो, बल्ब नहीं जलेगा। कॉमन सेंस है, आपने बचपन में किया होगा कि अगर आप बल्ब को ले लो तो आप बैटरी के जब तक दोनों इंड से नहीं जोड़ोगे बल्ब नहीं जलेगा। उसी तरीके से ये बल्ब, ये सेल करता क्या है, ये बैटरी करता क्या है, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो इसके इंड पॉइंट से, माय फ्रेंड्स, ये सेल या ये बैटरी तुरंत यहां पर एनर्जी डिफरेंस क्रिएट कर देता है। एनर्जी डिफरेंस क्रिएट कर देता है जिसके कारण यहां पर जो चार्ज है वो फ्लो करने लगता है। अब जैसे यहां पर ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहां पर ऐसे हो जाएगी। लेकिन आपको मेन समझ में आ गया होगा कि सेल या बैटरी करता क्या है। नाउ माय फ्रेंड्स, अब हम लोग बैटरी के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बैटरी के पास दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ये वाला जो टर्मिनल होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इस वाले टर्मिनल को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब इस वाले पॉइंट पर हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अभी हम लोग पोटेंशियल आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, इस पॉइंट को अगर आप जिस पॉइंट पर जोड़ेंगे वहां पर आपके पास जो होगा एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी उस पॉइंट पे।
और इस पॉइंट को जहां आप जोड़ेंगे वहां पे उस पॉइंट की एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा क्या, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, हमने पढ़ा था ना अभी करंट की डेफिनेशन, करंट किसकी वजह से होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां से कहां फ्लो करता है, लोअर से हायर की तरफ, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, लोअर से हायर की तरफ मूव करता है। इसका मतलब जैसे ही आप इसको किसी कंडक्टर से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहां वाले इस टर्मिनल से निकलकर उस कंडक्टर के अंदर से पास होकर इस टर्मिनल पे आने लगेंगे। माय फ्रेंड्स, होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के थ्रू बैटरी के द्वारा या बैटरी के एस्पेक्ट से कैसे चलने लगता है, क्यों, क्या कारण क्या है, कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे, कैसे हम उसको, हमारा जो क्वांटिटेटिव जो हम उसको फॉर्मूला है वो हमारा क्या है। आज के स्लाइड्स में, आज के जो एपिसोड था हमारा, उसमें हमने यही समझा और जाना कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक वर्किंग होता है, ये आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे प्रवीण क्लासेस को अपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो अब कंटिन्यूअस आते रहेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, बायो के हों, फिजिक्स के हों या मैथमेटिक्स के हों। हमेशा प्रवीण क्लासेस की टीम आपके लिए तत्पर है और प्रिपरेशन को अगर आप एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे जुड़िए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।